हेलो स्टूडेंट्स, देखो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोगों ने पॉलीमराइजेशन सीखा था ना, पॉलीमराइजेशन और डाइमराइजेशन, जहां पे हमने एक टाइप ऑफ बॉन्ड डिस्कस किया था जिसका नाम हमने रखा था 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। बेसिकली हम ब्रिज बॉन्ड्स की बात कर रहे थे और ब्रिज बॉन्ड में हमने एक बॉन्ड सीखा था जिसमें 3 एटम्स के बीच में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके एक बॉन्ड बनता है जिसे हम 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहते हैं। इसके मैं आपको एग्जांपल भी दिए थे। हमने हाइड्राइड्स में बेसिकली देखा था बेरिलियम हाइड्राइड, हमने बात की थी बोरोन हाइड्राइड और हमने बात की थी एल्यूमिनियम हाइड्राइड की। तो ये इनकी मोनोमर यूनिट्स हैं। ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन होकर या तो डाइमर्स बनाते हैं या फिर पॉलीमर्स बनाते हैं। तो पहली चीज तो आपको इनकी मोनोमर्स हैं। मोनोमर स्टेट में इनका हाइब्रिडेशन स्टेट, तो यहां पर बेरिलियम में ये है sp, ये बोरोन है sp2 और ये है sp2। अब ये डाइमर भी बना सकते हैं और पॉलीमर भी बना सकते हैं। BH2 आपका डाइमर बनाएगा, दैट इज BH2 होल ट्वाइस, और जहां पर इसका हाइब्रिडेशन स्टेट बढ़कर क्या हो जाता है sp2। लेकिन ये साथ साथ पॉलीमर भी बनाता है और पॉलीमर में क्या हो जाएगा BH2 होल n, और वहां इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या हो जाएगा sp3। तो एक छोटी सी टेबल थी जो मैंने आपको याद रखने को कही है, ठीक है। BH3 सेम चीज BH3 में होगा। BH3 जब डाइमर बनाएगा तो बनाएगा B2H6, और उस B2H6 में इसका हाइब्रिडेशन स्टेट आ चुका होगा sp3। ये फर्दर पॉलीमर फॉर्म नहीं करता है। वहीं आप बात करो AlH3 की, ये जब डाइमर बनाएगा तो Al2H6, Al2H6 में भी एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन sp3 हो चुका होगा। लेकिन जब ये पॉलीमर फॉर्म करेगा तो पॉलीमर बनेगा Al2H6 होल n टाइप, और वहां पर एल्यूमिनियम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाँ वेरी गुड, क्या होगा sp3d2 होगा। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। बाकी इन सभी के अंदर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होगा, सारे के सारे नॉन प्लेनर होंगे। फर्दर जो आपका 3 सेंटर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या फिर जिसे आप ब्रिज बॉन्ड भी बोल रहे हो, वो लेंथ में आपके टर्मिनल बॉन्ड से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है, बस आपको मेनली हाइब्रिडेशन स्टेट का यहां पर ध्यान रखना है। तो 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को यूज करके हाइड्राइड्स के अंदर डाइमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन होता है। ये था अपना पहला टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो फिर 3C2E बॉन्ड नहीं बनता है, फिर आपके पास नॉर्मल बॉन्ड्स बनते हैं और उनके थ्रू भी डाइमराइजेशन हो सकता है। तो यही अपना अगला टॉपिक है, दैट इज सेकंड, पॉलीमराइजेशन बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और या फिर आप इसे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हो। क्यों, अभी आप समझ जाओगे, बात करते हैं, ठीक। इनके लिए जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है अपने एल्यूमिनियम हैलाइड्स, ठीक। तो सर हम स्टार्ट कर रहे हैं विद एल्यूमिनियम हैलाइड्स। अगर आप देखो AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3, ठीक। तो इनको कंबाइन फॉर्म में मैं AlX3 लिख रहा हूं, Al हेलोजन हेलोजन। तो आप गिनो, एल्यूमिनियम हेलोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, और ये किसकी तरह काम कर सकता है, एक लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। लेकिन ध्यान देना, यहां पर मैं जो X लिख रहा हूं ये X क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। AlF3 नहीं है, क्योंकि AlF3 नेचर में कैसा होता है, दिस इज आयनिक इन नेचर, ठीक। तो ये आयनिक इन नेचर है, ये आयंस में डिसोसिएट हो सकता है सॉल्यूशन में Al3+ + 3F-, ठीक है। अब इसकी ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होगा।
तो देखो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए मोनोमर डाइमर ट्राइमर पॉलीमर बना सकते हैं, लेकिन AlF3 कभी भी डाइमर फॉर्मेशन में एंटर नहीं करेगा। रीजन बीइंग AlF3 क्या है, दिस इज आयनिक इन नेचर। तो यहां पे आप इसका रीजन लिख भी देना, AlF3 बीइंग आयोनिक इन नेचर will not form dimer। ठीक, तो सिंस ये इटसेल्फ नेचर में आयनिक होता है, ये डाइमर फॉर्म नहीं करेगा। लेकिन AlCl3, AlBr3, AlI3 ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए डाइमर फॉर्म करते हैं। तो ये अपना अगला पॉइंट है जो आपको लिखना है, टू कंप्लीट इट्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी AlCl3 undergoes dimer formation। ठीक, तो डाइमर से पहले आप बात कर लो मोनोमर की। AlCl3 की जो मोनोमर यूनिट है उसमें एल्यूमिनियम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, लेकिन जब इसका डाइमर बनेगा तो ये एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम कहां आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में आएगा। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, यहां पर आपका क्लोरीन एटम होगा, क्लोरीन एटम होगा, ये एल्यूमिनियम AlCl3 इस तरह से। अब क्या है, एल्यूमिनियम के पास 3 ऑर्बिटल्स थे, वो तो इसने शेयर करके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और क्लोरीन के पास आप जानते ही हो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। तो यहां पर क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। सेम चीज यहां पर, ये अपने नॉर्मल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, और ये क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यहां से फिर से देखो ब्रिज बॉन्ड बन रहा है, लेकिन ये ब्रिज बॉन्ड पुराने वाले ब्रिज बॉन्ड से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी 3 सेंटर है, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर। ठीक, लेकिन यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के इन्वॉल्व है, और यहां पर भी टोटल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, एक क्लोरीन का और एक एल्यूमिनियम का। तो यहां पर टोटल 3 सेंटर्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये वाला भी क्या है आपका 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो वो 3C2E बॉन्ड था जब वहां हाइड्रोजन था, ये क्या है 3C4E बॉन्ड है जब यहां पर क्या है हाइड्रोजन के अलावा ऐसा कोई एटम है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। बोला ये बात समझ में? ठीक, तो ये तो इसके डाइमर के स्ट्रक्चर। अगेन चीज वही होगी, ये नॉन प्लेनर होगा, बाकी सब कुछ वही है। ये दोनों ब्रिजिंग एटम आउट ऑफ द प्लेन होंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ प्लेन विल बी इक्वल टू 6। ठीक, तीसरा जैसा AlCl3 का डाइमर है, AlBr3 एंड AlI3 विल ऑल्सो फॉर्म सेम डाइमर। ठीक, बस क्लोरीन को कौन रिप्लेस कर देगा, वहां पर ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा। तीसरी चीज, नेक्स्ट जो अगली चीज है वो है हाइब्रिडाइजेशन। आप ही बता दो यहां एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 4 बॉन्ड काम में ले रहा है ना, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3, यहां पर भी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3। जब AlCl3 है मोनोमर है तब तो हाइब्रिडेशन sp2 था। डाइमरेशन की वजह से क्या हुआ, देखो जहां इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 4 6 और 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से इसको मिल गए, तो इसका ऑक्टेट क्या हो चुका है, कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसलिए इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही ये डाइमर फॉर्मेशन शो करता है। तो कभी भी पॉलीमर डाइमर फॉर्म बन रहा है तो मैक्सिमम टाइम्स मॉलिक्यूल पॉलीमर इसलिए बनाता है ताकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सके। ठीक, तो ध्यान रखना हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। AlCl3 का डाइमर बन गया, इसका पॉलीमर भी बनता है और इसका पॉलीमर एग्जैक्ट वैसा ही बनता है जैसा आप लोगों ने AlH3 का बनाया था।
तो एक बार आप कॉपी करो इसे, पॉइंट्स लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग इसके पॉलीमर के स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसमें भी हाइब्रिडेशन को डिस्कस कर लेते हैं। फिर देखो, अगर हम इसके पॉलीमर के स्ट्रक्चर की बात करें तो लास्ट क्लास मैंने आपको एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पॉलीमर के स्ट्रक्चर बताई थी। बस एग्जैक्ट वैसी स्ट्रक्चर बनेगी। यहां पर क्या होगा, ये सेंटर में एल्यूमिनियम एटम है, तो ये एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। बस एक्सटेंड करते जाओ। इस क्लोरीन के आप ब्रिजिंग आइटम्स बना लो या इसके बना लो, ऐसा करो। ये दूसरा एल्यूमिनियम से इस तरह से ब्रिज बॉन्ड से कनेक्ट होगा, ठीक। ये क्लोरीन इधर, ये क्लोरीन इधर। सेम चीज ये दूसरे एल्यूमिनियम के साथ कनेक्ट होगा। सिमिलरली ये वाला, ये भी किसी और एल्यूमिनियम से ब्रिज बॉन्ड से कनेक्ट होगा। इस तरह से ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में एक्सटेंड करती जाएगी। तो जो पॉलीमर बनेगा वो Al2Cl6 N टाइप्स बनेगा। तो आप देख सकते हो एक एल्यूमिनियम 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड्स बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2। ठीक, एग्जैक्ट वही पिक्चर है जैसे आपने एल्यूमिनियम हाइड्राइड में देखी। अगर आप AlCl3 की बात करो तो हाइब्रिडेशन आएगा sp2। अगर आप इसके डाइमर Al2Cl6 की बात करो, हाइब्रिडेशन आएगा sp3। और अगर आप इसके पॉलीमर Al2Cl6 होल N की बात करो तब हाइब्रिडेशन आ जाएगा sp3d2। बात नंबर 1। बात नंबर 2, AlBr3 Al-I3 के डाइमर तो बनते हैं लेकिन पॉलीमर नहीं बनेंगे। तो ये भी आप ध्यान रखना, बाई चांस कोई पूछ ले, AlBr3 and Al-I3 will not form polymers due to larger size of bromine and iodine। तो ब्रोमीन एटम और आयोडीन एटम के बड़े साइज की वजह से ये कभी भी पॉलीमर फॉर्मेशन में नहीं जाएंगे। ये मैक्सिमम क्या फॉर्म कर सकते हैं, डाइमर्स फॉर्म कर सकते हैं। तो ये था अपना पहला एग्जांपल, एल्यूमिनियम हैलाइड्स। चलो, ये तो बात हुई कि एल्यूमिनियम हैलाइड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और वो क्या कर सकता है, डाइमर पॉलीमर फॉर्म कर सकता है। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, चलो, बोरोन हैलाइड्स, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बोरोन हैलाइड्स भी, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एल्यूमिनियम की तरह ही। बोरोन एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। तो अगर मैं आपके सामने एग्जांपल्स लिखूं बोरोन हैलाइड्स का, BF3, BCl3, BBr3, BI3, यहां पर आपका AlF3, AlCl3, AlBr3 और AlI3 सब सेम है। BF3 तो कोवेलेंट होता है 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। AlF3 को गायब कर दो तो आयनिक है। इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब बोरोन हैलाइड्स को भी क्या बनाना चाहिए, डाइमर्स फॉर्म करने चाहिए। लेकिन एक्चुअली बोरोन हैलाइड्स डाइमर फॉर्म नहीं करते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा, ये डाइमर क्यों बना रहे हैं, अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए। ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग होती है। जो बोरोन हैलाइड्स होते हैं उनके अंदर बैक बॉन्डिंग होती है, और बैक बॉन्डिंग होने की वजह से, मैं सिखा चुका हूं आपको बैक बॉन्डिंग, ये डाइमर फॉर्म नहीं करते। ठीक, तो जहां पर एल्यूमिनियम हैलाइड्स डाइमर फॉर्म कर रहे हैं, बोरोन के हैलाइड्स डाइमर फॉर्म नहीं करेंगे। तो ये अपना अगला और डिस्टिंग्विशिंग टॉपिक है, ये ध्यान रखना आप लोग। कभी कभी आप कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, इसलिए मैं इसको टॉपिक बना के आपको पढ़ा देता हूं। सेकेंड है अपना बोरोन हैलाइड्स। ठीक, पहली चीज, बोरोन हैलाइड्स डू नॉट अंडरगो डाइमर फॉर्मेशन।
as they have a tendency to form back bond. सिंस ये बैकबॉन्ड बनाते हैं तो बैकबॉन्ड बनाने की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है और फिर ये डाइमर फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दूसरा, अगर आप एक्सटेंट ऑफ बैकबॉन्डिंग देखो तो मैं आपको सिखा चुका हूं, BF3 में बैकबॉन्डिंग का एक्सटेंट सबसे ज्यादा होता है, फिर कौन होता है BCl3, फिर कौन होता है BBr3 और फिर कौन होता है BI3। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा कंप्लीट होती है क्योंकि बोरोन और फ्लोरीन में ओवरलैपिंग होती है साइडवेज, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के पास आते हैं। तो ये इनका एक्सटेंट ऑफ बैकबॉन्डिंग है, जिसमें बैकबॉन्डिंग सबसे ज्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी उतनी ही फुलफिल हो जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इज फुलफिल्ड। अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फुलफिल हो गई है तो बताओ इनके लुईस एसिड ऑर्डर का कैरेक्टर क्या होगा। BF3 का लुईस एसिड कैरेक्टर सबसे कम होगा, फिर कौन होगा BCl3, फिर कौन होगा BBr3 और लास्ट में कौन आएगा BI3। ठीक, तो कभी भी इसको एल्यूमिनियम की तरह डील मत करना। एल्यूमिनियम के हैलाइड्स बैकबॉन्ड शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वहां पर एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है। जब साइज बड़ा होता है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होता है? कम। तो जहां बोरोन के हैलाइड्स में ओवरलैपिंग होती है वो डाइमर फॉर्म नहीं कर सकता। सेम उसी तरह एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग नहीं हो सकती तो फिर वो क्या करता है? डाइमर फॉर्म कर सकता है। तो ये दोनों सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं लेकिन इनमें डिफरेंस है। जहां बोरोन के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग होती है, एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए वो डाइमर या फिर पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो ये चीज भी आप यहां पे लिख देना। हैलाइड्स ऑफ एल्यूमिनियम डू नॉट शो बैक बॉन्डिंग as due to large size of aluminium, the extent of back bonding, या सिंपल लिख दो large size of aluminium, the back bonding is inefficient. And therefore they undergo polymerization. ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है कि क्यों एल्यूमिनियम के हैलाइड्स पॉलीमर फॉर्म करते हैं जबकि बोरोन के हैलाइड्स पॉलीमर फॉर्म नहीं करते हैं, जबकि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर है। तो बोरोन के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग होती है जबकि एल्यूमिनियम के हैलाइड्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है। आई बात समझ में? तो ये थे अपने एग्जाम्पल किसके? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन इन नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स के जो एल्यूमिनियम के हैलाइड्स के अंदर फॉर्म होते हैं। कॉपी करो, फिर कुछ और चीजें हमें डिस्कस करनी है। फिर देखो थर्ड एग्जाम्पल, इसमें अगर हम बात करें दैट इज बेरिलियम हैलाइड्स। देखो हम यहां पर एग्जांपल लेकर चल रहे हैं BeCl2 का। BeCl2 में आप देखो वैलेंस शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगेन ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए भी क्या करेगा? डाइमर या फिर पॉलीमर फॉर्म कर सकता है। हाइब्रिडेशन स्टेट यहां पर आएगी इसकी sp। ठीक, तो वेपर फेज में तो क्या होता है? ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इन वेपर स्टेट exist as dimer, that is B2Cl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी? सिंपल वही, ये बेरिलियम,
ये क्लोरीन क्लोरीन, यहां पर ब्रिज बॉन्ड बनेगा, बेरिलियम क्लोरीन क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये अगला क्लोरीन। ठीक, अगेन ये आपका वही नॉर्मल 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सारी कहानी सेम है ना, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी, ये दोनों बॉन्ड प्लेन से बाहर होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिडेशन। पता हाइब्रिडेशन क्या होगा, वही 1 2 3 4। तो बेरिलियम का हाइब्रिडेशन कितना हो चुका होगा यहां पर, सॉरी Be2Cl4 है ना, हमने फिर Be2Cl6 बना दिया। एक सेकंड रुको, जल्दबाजी में सभी होगा। देखो बेरिलियम, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन बी, ये क्लोरीन, ये बी और ये बी, ये होगा Be2Cl4 है ना, वो तो Be2Cl6 बन गया था। तो देखो ये आपका वही 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये भी 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। स्ट्रक्चर आपकी वही नॉन प्लेनर होगी। हाइब्रिडेशन, यहां पर ये sp स्टेट में था, 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर बेरिलियम कौन सी स्टेट में आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट के अंदर आ गया। तो वेपर स्टेट में तो बेरिलियम क्लोराइड आपका इस डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा Be2Cl4। लेकिन वहीं अगर आप सॉलिड स्टेट में आ जाओ, इन सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज अ पॉलीमर, और पॉलीमर का फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, BCl2(n). तो सेम वैसा ही है जैसे आपने BH2 का पॉलीमर बनाया था। यहां पर एक बेरिलियम एटम होगा, एक क्लोरीन, ये दूसरा क्लोरीन, ये फर्दर बेरिलियम से कंबाइन होगा, क्लोरीन क्लोरीन, ये बेरिलियम क्लोरीन, और इस तरह से ये अपने आप को एक्सटेंड करता जाएगा। और फिर से अगर आप हाइब्रिडेशन निकालो तो बेरिलियम 1 2 3 4 sp3 1 2 3 4 बेरिलियम sp3 हाइब्रिडेशन स्टेट में होगा। तो बेरिलियम हैलाइड्स के केस में आपको ध्यान रखना है, मैं आपसे पूछूं बेरिलियम क्लोराइड में बेरिलियम का वेपर स्टेट में हाइब्रिडेशन बताओ। तो वेपर स्टेट में ये Be2Cl4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2। अगर मैं आपसे कहता हूं सॉलिड स्टेट में बताओ, तो सॉलिड स्टेट में ये इस पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और यहां पर आपको इसका हाइब्रिडेशन क्या मिलेगा, sp3 मिलेगा। बोलो कर सकते हैं। ये था आपका बेरिलियम हैलाइड, कॉपी कर लो। फिर एक और एग्जांपल यहीं पे कवर कर लेते हैं, दैट इज ICl3। तो देखो ऐसा एक और कंपाउंड है ICl3। ICl3 बेसिकली I2Cl6 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने की अपने को जरूरत नहीं बची है। आयोडीन क्लोरीन, आयोडीन क्लोरीन आयोडीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन। ठीक है, आयोडीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पे देखो 1 2 3 4। ठीक है, शेयर कर लिए ना इसने, तो अब क्या होगा, जो एक मतलब 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 तो इसने बॉन्ड बना लिए थे। फोर्थ में क्या किया होगा, इसने क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिया होगा, तो इसके पास क्या होता है, इस डाइमर में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं, लाइक दिस। ठीक, अब आप देखो इस डाइमर में आयोडीन के पास 2 तो लोन पेयर है, और ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2, और यहां पर भी इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2। इसका मोनोमर कौन है, ICl3। ICl3 में क्या होगा, आयोडीन देखो 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन पेयर काम में आ गए, 2 बचे हुए। तो यहां पर आयोडीन ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर काम में नहीं लिए, इसके पास जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर क्या बनाया, इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। तो आयोडीन के लोन पेयर अब भी एज इट इज रखे हुए हैं, लेकिन क्लोरीन ने यहां पर क्या किया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, यानी वही आपका 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म किया है। तो जहां नॉर्मल ICl3 में इसका हाइब्रिडेशन आता है sp3d, डाइमर में इसका हाइब्रिडेशन क्या हो चुका होगा, sp3d2 हो चुका होगा, क्योंकि इसके पास क्लोरीन से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर आ गया होगा। तो ये होता है सिंपल पॉलीमराइजेशन और डाइमराइजेशन का फंडा।
मॉलिक्यूल्स अपनी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए या तो डाइमराइज होते हैं या पॉलीमराइज होते हैं। दो तरह के बॉन्ड बनाते हैं, एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आपने हाइड्राइड्स में देखा, और एक 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो आप इन हैलाइड्स के अंदर देख रहे हो। जितने एग्जाम्पल मैंने करवाए उनमें आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस स्टेट में कौन से स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है और उसके हाइब्रिडेशंस के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। यहीं से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इन्हीं स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहां हम खत्म करते हैं अपने एक और टॉपिक को, इसका नाम था पॉलीमराइजेशन या फिर ब्रिज बॉन्ड्स। तो लास्ट एग्जांपल कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ नया पढ़ते हैं। तो देखो, ब्रिज बॉन्ड्स को डिस्कस करने के बाद हम एक और नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती है? नाम से पता लग रहा है ऐसा कोई भी कंपाउंड आयन सब्सटेंस जिसमें क्या हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो ऑड, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सिंपल आप ये बोल सकते हो कि स्पीसीज कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो पहली चीज तो ऐसी स्पीसीज जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बोलते हैं। एग्जांपल्स बहुत सारे, जैसे NO से आपके पास हो गया ClO2, ठीक, आपके पास हो गया CH3 प्लस या CH3 माइनस ले लो, है ना, CF3 प्लस टाइप ले लो, या CH3 प्लस में नहीं होगा, CH3 प्लस में आएंगे आपके पास 4 + 3 7, ना, सिर्फ CH3 की बात आप कर सकते हो, सिर्फ CH3 है इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ CF3 है इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस NO2 हो गया, NO2 इसमें टोटल ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो, ओवरऑल ऐड करने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड आए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब देखो, आप कभी भी एक ऑड नंबर को पेयर अप नहीं कर सकते, हम कभी 7 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएंगे। पेयरिंग करेंगे तो आपके पास 3 ही पेयर बनेंगे, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा किस स्टेट में रहेगा? अनपेड स्टेट में रहेगा। और जब भी किसी मॉलिक्यूल में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बताओ उसका मैग्नेटिक नेचर कैसा होता है? वो पैरामैग्नेटिक होता है या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होता है। इसलिए हम यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज are always paramagnetic in nature। ठीक, तो जो आपकी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? पैरामैग्नेटिक। तो कभी पैरामैग्नेटिज्म देखना हो मॉलिक्यूल्स में और आपको लग रहा है कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो बिंदास आप लिख सकते हो वो नेचर में हमेशा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, ये तो बात हुई कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज क्या होती हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, दूसरा, हमें इनके अंदर क्या है ना, हाइब्रिडेशन देखना होता है कभी कभी, तो आपको हाइब्रिडेशन चेक करना आना चाहिए ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। बहुत आसान होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको बस। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने। एक एग्जांपल तो है CF3, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। तो कार्बन के एटॉम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 शेयर कर लिए, एक इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। सेम चीज CH3 माइनस, ठीक है, CH3 है आपके पास, तो CH3 में क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, CH3 की बात कर लो, CH3 माइनस नहीं, सिर्फ CH3 है। तो यहां पर CF3 है, यहां पर CH3 है। अभी देखो, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ये भी एक ऑर्बिटल में तो प्रेजेंट होगा, तो यहां मैं ऐसे कार्बन के 2 ऑर्बिटल्स बना रहा हूं। अब मुझे डिसाइड करना है
कि इन दोनों में कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होगा। तो आपको थोड़ा यूज करना होगा बेंट रूल। याद है बेंट रूल? बेंट रूल मैंने आपको सिखाया था कि एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब किसी दूसरे एटम से कनेक्ट होता है तो वो उस बॉन्ड में परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज कर देता है। तो देखो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, यहां भी डिक्रीज करेगा, यहां भी डिक्रीज करेगा। तो जो परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हुआ वो जाएगा कहां? बचे हुए ऑर्बिटल में। तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आती है? यहां पर आप आओ, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। क्या हाइड्रोजन परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा? नहीं करेगा ना। तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। इसका मतलब इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे? कम। तो ये डिफरेंस है। कार्बन के साथ एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है, तब तो इस ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ेंगे। जब वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड है तो यहां पर परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। इसका मतलब यहां पर ये जो ऑर्बिटल है ये प्योर पी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि इसमें परसेंटेज कैरेक्टर कम आने वाले हैं। यहां पे कोई भी परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो होगा यहां पर परसेंटेज एस के साथ साथ क्या है? पी कैरेक्टर भी होंगे। इसका मतलब ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा। ठीक। तो अब क्या करो, नॉर्मल स्टेट में हाइब्रिडेशन निकालो। 3 बॉन्ड बन रहे हैं, sp2 आएगा और उसमें आप एक ऑड इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। ठीक। तो जब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो sp2 प्लस ऑड इलेक्ट्रॉन, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। जबकि यहां पर ये प्योर p ऑर्बिटल है और यहां इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp2 ही रह जाएगा। तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी में हाइब्रिडेशन कभी फिक्स नहीं होगा, और डिपेंड करता है कि उसके साथ कौन से एटम्स जुड़े हुए हैं। जो एटम्स जुड़े हुए हैं उसी के हिसाब से क्या कर सकते हो? आप उसका हाइब्रिडेशन प्रेडिक्ट कर सकते हो। जैसे ये आपके पास एग्जांपल था, यहां आपने देखा फ्लोरीन परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, तो जो दूसरा ऑर्बिटल होगा उसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे, इसलिए यहां हाइब्रिडेशन की रिक्वायरमेंट है। जबकि हाइड्रोजन यहां परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज नहीं करेगा, तो यहां मुझे हाइब्रिडेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई बात समझ में? कॉपी करो, फिर कुछ और एग्जांपल्स हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो देखो, अगर आप इसको चाहो ना तो एक और तरीके से समझ सकते हो। आई थिंक आपको वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे यहां परसेंटेज कैरेक्टर कम हो गए, ठीक है, यहां परसेंटेज कैरेक्टर क्या हो चुके होंगे? बढ़ चुके होंगे। तो जब परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ता है तो देखो कार्बन का जो है कॉन्फिगरेशन होता है 2s, ये 2s ऑर्बिटल और ये आपका 2p ऑर्बिटल। तो देखो परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा तो ऑर्बिटल्स के बीच में गैप क्या होगा? कम होगा। गैप कम होगा तो यहां पे ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी ना। यहां पे आप देखो, यहां पे परसेंटेज कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा है, इस ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर नहीं बढ़ रहा है, तो 2s और 2p ऑर्बिटल में गैप क्या होगा? ज्यादा होगा। गैप ज्यादा होगा तो मिक्सिंग नहीं होगी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो जहां परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेगा बचे हुए ऑर्बिटल में, वहां पर क्या होगी? मिक्सिंग होगी और हाइब्रिडेशन होगा। यहां पर कोई हाइब्रिडेशन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें NO2 की। NO2 के आप स्ट्रक्चर बनाओ, N डबल बॉन्ड O, ये आपका एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बना लो, और यहां पर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। अब आप देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बिल्कुल है। अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर यहां परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज होंगे तो यहां पर परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, और अगर यहां परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp प्लस इसमें आपका ऑड इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा और हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा इसका? sp2। तो यहां पर नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या आने वाला है? sp2 आने वाला है। कर सकते हैं। और एग्जांपल देखो, तो मैं एग्जांपल लूं ClO2, तो आप ClO2 बनाओ, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 3 4, एक लोन पेयर और एक इसके पास बच गया ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा।
अब आप देखो ऑक्सीजन परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, तो बाकी ऑर्बिटल में परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो मिक्सिंग होगी। तो इस ऑड इलेक्ट्रॉन को छोड़ो, 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन क्या था आपके पास sp2, sp2 प्लस यहां परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन भी काउंट होगा और यहां इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के अंदर हाइब्रिडेशन को प्रेडिक्ट कर सकते हो। कनेक्टेड एटम जो है उसके हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है उसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। अगर उसमें परसेंटेज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो आप उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करोगे, अगर उसमें परसेंटेज कैरेक्टर नहीं बढ़ रहे हैं तो फिर आप उसको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर काउंट नहीं करोगे। क्लियर? ये तो ही बात इनके अंदर हाइब्रिडेशन की। अभी भी आपने डाइमर बनाना सीखा था, तो जैसे आपने नॉर्मल डाइमर्स देखे वैसे ही ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए ये भी क्या करते हैं, डाइमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आओ अब इनके डाइमर्स को और उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस को, उनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, डाइमराइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक, अब आप जब ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को हम डाइमराइजेशन देख रहे हैं तो आपको बस मेन चीज एक ही देखनी होती है कि डाइमराइजेशन पे हाइब्रिडेशन चेंज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक, बस इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपसे बात करूं CH3, ठीक, तो CH3 अगर डाइमराइज होगा तो डाइमराइज होकर ये क्या बनाएगा, C2H6। तो 2 CH3 एटम्स अपना ऑड इलेक्ट्रॉन, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करके यहां बॉन्ड बनाएंगे और ये डाइमर फॉर्म करेंगे। तो आपने भी देखा था यहां पर कार्बन कौन सी स्टेट में होगा, sp2, जबकि बॉन्ड बनने के बाद यहां पर दोनों ही कार्बन कौन सी स्टेट में आ चुके होंगे, sp3। तो यहां जब डाइमरेशन हो रहा है तो चेंज इन हाइब्रिडेशन स्टेट आ रहा है। ठीक, ऐसे आपको और केसेस में देखना है। जैसे मैं आपसे बोलूं CF3, इसका डाइमराइजेशन होगा, तो जब इसका डाइमराइजेशन होगा तो क्या बनेगा कंपाउंड, कार्बन, ये फ्लोरीन, 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 इधर कार्बन, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, शेयरिंग हो गई। अब देखो यहां पर हमने भी डिस्कस किया था, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, परसेंटेज कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो इस वाले ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, तो मिक्सिंग होगी, इसका मतलब यहां हाइब्रिडेशन sp3 होगा। डाइमरेशन के बाद देखो ये कार्बन अब भी sp3 में है, ये अब भी sp3 में है, यानी यहां पर नो चेंज इन हाइब्रिडेशन स्टेट है। आ रहा है? अच्छा बताओ, अगर NO2 का डाइमर बने तो उसकी हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज होगी या फिर नहीं होगी। ठीक, तो NO2 में क्या होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ऑक्सीजन परसेंटेज कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा, तो 1 2 3 तीनों काउंट होंगे, इसका हाइब्रिडेशन स्टेट होगा sp2। ठीक, अब डाइमर बनाओ, तो N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, यहां पे N डबल बॉन्ड O और ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ठीक, अब भी गिनो, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, नाइट्रोजन अब भी sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में है, यानी यहां पर भी हाइब्रिडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मैं एग्जांपल लूं ClO2 का, या ClO3 लेता हूं, चलो ClO3, बताओ हाइब्रिडेशन स्टेट में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। इसके केस में क्या आएगा, पहले आपको ना लोन पेयर वगैरह सब देखने होंगे, तो ClO3 आप बनाओ, Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। क्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स काम में आ गए, सिर्फ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा।
ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर को डिक्रीज करेगा। इसका मतलब इस ऑर्बिटल में परसेंटेज कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो मिक्सिंग होगी, यानी ये भी काउंट होगा। देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। यहां पे क्लोरीन का हाइब्रिडेशन आ गया sp3। अब बनाओ डाइमर, तो Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और अब ये बॉन्ड बन गया। फिर से गिनो 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3, 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3। यानी यहां पर भी क्या होगा, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो बहुत आसान सी चीज है, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में काउंट हो रहा है वहां डाइमर बनने के बाद भी हाइब्रिडेशन में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन वो केस, जैसे CH3 का केस है, वो केस जहां पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में काउंट नहीं हो रहा है, वहां पर डाइमर बनने पर हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज होती है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं कि भाई अगर CF3 या NO2 डाइमराइज हो तो हाइब्रिडेशन स्टेट में चेंज आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सिंस NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो आपको पहले देखना होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडेशन में काउंट हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो हाइब्रिडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं हो रहा है तो फिर हाइब्रिडेशन स्टेट चेंज होगी। क्लियर? तो ये कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने होते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया आपको इनके बारे में होना चाहिए। ऑल्दो एग्जाम में इनके पूछने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन हम लोग फिर भी इनको कवर करके चलते हैं। तो ये था अपना एक और छोटा सा टॉपिक, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक, चलो यहां पर हमने आज 2 टॉपिक्स कवर कर लिए अपने। एक हमने बात की पॉलीमराइजेशन की, ब्रिज बॉन्ड्स और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स की। और उसके बाद मैंने आपको ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से मिलवाया, जहां पर मैंने आपको इनका हाइब्रिडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सिखाया और हमने इनके डाइमरेशन की बात की। ठीक, अब हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ज्यादा टॉपिक्स नहीं बचे, पर हमें अभी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स और कवर करने जो अपने आगे, जैसे मैंने आपसे कहा था, पी ब्लॉक वगैरह में काम में आते हैं। इनको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड्स। नेक्स्ट क्लास हम लोग ऑक्सी एसिड्स की स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। उसके बाद हम सिलिकेट्स के बारे में बात करेंगे, सिलिकेट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो ये सब चीजें आप दोबारा से पढ़ोगे जब आप पी ब्लॉक पढ़ते हो वहां पर से, लेकिन स्टिल यहां पर पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमने बॉन्डिंग में कुछ चीजें सीख ही ली है। ये टूल्स है कुछ जिनको यूज करके आप ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर बनाओगे। कुछ ट्रिक्स मैं आपको सिखाऊंगा जिनके बेसिस पर आप स्ट्रक्चर्स प्लॉट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक, दैट इज ऑक्सी एसिड्स और इनके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करना।